साथियों, यदि बीच में आवाज नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख दें। आज हम आपसे कैबिनेट के जो 16 दिसंबर को जो फैसला हुआ था, उस फैसले के बाद जो स्थिति बनी है, जिस तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा हुई है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सरकार ने एक निर्णय लेकर ऐसा वातावरण बनाया और मीडिया ने भी बहुत उसको बड़े स्तर पर छापा, चैनलों में डिबेट भी हुई, तमाम सारे चैनलों में, अखबारों ने पहले पेज पर उसको लीड बनाया। सरकार ने ये प्रचारित किया कि उसने मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर में जो अस्थायी कर्मचारी थे, जो तमाम तरीके के जो कैडर थे, उन्हें सबको खत्म करके एक कैडर बना दिया है, उनको नियमित कर दिया है। और इस तरीके से अब मध्य प्रदेश में 3 कैडर रहेंगे, नियमित कैडर, स्थायी कैडर, संविदा और आउटसोर्स। ये 3 कैडर रहेंगे मध्य प्रदेश में, ये सरकार ने प्रचारित किया। तो इसके बाद ये संदेश गया पूरे मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों के अंदर कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और जितने भी अस्थायी कर्मचारी जो अलग अलग नामों से काम करते थे, दैनिक वेतनभोगी, अंशकाली, दैनिक मजदूरी, कंटेंजेंसी आदि आदि के नाम से जो काम करते थे अलग अलग विभागों में, फॉरेस्ट में, नगरीय निकाय में, कोऑपरेटिव में, निगम मंडलों में, वो सारे कर्मचारी नियमित हो जाएंगे। सरकार ने यही संदेश दिया। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने अपना काम कर दिया, मीडिया ने उसको प्रचारित कर दिया, चैनलों ने इस पर डिबेट कर ली और मामला आप लोगों के बीच पहुंच गया। आप लोग अभी तक इस इंतजार में हैं कि इस फैसले की सच्चाई आप तक आए कि आखिर हुआ क्या है, होने वाला क्या है। क्या वाकई आप लोग नियमित होने वाले हैं या सरकार ने वाकई आप लोगों को नियमित कर दिया है? यदि ऐसा होता तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार ने अभी तक एक बड़े स्तर पर पोस्टरों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए इसे प्रचारित किया होता कि ये जो अलग अलग कैडर है, अलग अलग विभागों में काम करता है, वो सारा नियमित हो गया है। लेकिन ऐसा कोई प्रचार अभियान सरकार ने नहीं चलाया। सिर्फ कैबिनेट से फैसला हुआ, मीडिया ने प्रचारित किया और मामला शांत है। अब तक 3 दिन गुजर गए, सरकार की तरफ से इस पर कोई विस्तृत जो है निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जो यह बताता है कि सरकार का जो वो फैसला था वो सिर्फ इसलिए लिया गया फैसला है कि दैनिक वेतनभोगी के तमाम सारे मामले हाई कोर्ट में चल रहे थे, हाई कोर्ट से तमाम सारे फैसले हो रहे थे उन कर्मचारियों के पक्ष में। जैसा कि कल वित्त विभाग के सचिव रस्तोगी जी ने कहा भी कि हमें न्यायालय में जवाब देने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। यानी न्यायालय के दबाव में, न्यायालय में जवाब न देना पड़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि जितने भी अस्थायी कर्मचारियों का कैडर था, जो सरकारी से मद से पैसा लेता था, वो कैडर इन्होंने खत्म कर दिया। और खत्म करने के पीछे जो सरकार की मंशा हो सकती है, वो मंशा ये है कि उन्हें हाई कोर्ट में एक लाइन का जवाब देना पड़ेगा कि अब हमारे यहाँ जो कोई कैडर नहीं है। और इसकी तैयारी बहुत काफी लंबे समय से चल रही थी, लगभग 1-1.5 साल से। आपकी जानकारी में हो, हम डालते भी रहते हैं अपने पेज पर कि सरकार ने नगरीय निकायों से या दूसरे विभागों से इन दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, कंटेंजेंसी कर्मचारियों की जानकारियां जुटाना शुरू कर दी थी। और एक आदेश था 2000 का, जिस आदेश में था कि 2000 के बाद कोई किसी तरीके की कोई दैनिक वेतनभोगी की भर्ती नहीं होगी, वो आदेश था। उस आदेश की आड़ में सरकार बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। और वो खेल ये है जो सरकार नहीं बताएगी, जो किसी मीडिया ने नहीं बताया, लेकिन वो खेल ये है कि जितना भी अस्थायी कर्मचारी था, जिसे ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हम नियमित हो जाएंगे,
वो सारे के सारे लोग एक नए कैडर में समाहित होने वाले हैं। वो नया कैडर कौन सा? वो नया कैडर सरकार ने खुद बता दिया है कि अब मध्य प्रदेश में 3 कैडर रहेंगे, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। क्योंकि संविदा एक कैडर है और उनकी संख्या बहुत सीमित है, उन्हें धीरे धीरे सरकार परीक्षाओं के जरिए, विभाग में खाली वैकेंसी के जरिए नियमित भी करती जा रही है। इसलिए संविदा में तो वो उनको समाहित करने वाले नहीं है, तो फिर कहां करेंगे? तो निश्चित रूप से वो उनको आउटसोर्स में लेके जाएंगे। अब सरकार ने आउटसोर्स को एक कैडर माना है और इसे इन लोगों को वो आउटसोर्स में लेके जाएंगे। आउटसोर्स में ले जाने की संभावनाएं इसलिए भी व्यक्त की जा रही हैं, लोग इस तरह की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा किया जा चुका है कई विभागों में। हाल का फैसला स्वास्थ्य विभाग का है, जहां रोगी कल्याण समिति के हजारों कर्मचारी थे, जिला अस्पतालों में काम करते थे पूरे प्रदेश में। एक समिति के द्वारा रखे जाते थे, कलेक्टर की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति बनती थी। वह एक तरीके के अस्थायी कर्मचारी थे। उन रोगी कल्याण समिति के सारे कर्मचारियों को इन्हें आउटसोर्स कर दिया है पिछले 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में। और उससे पहले उसी स्वास्थ्य विभाग में एक सपोर्ट स्टाफ था, जो संविदा में जिनकी नियुक्ति थी जिला स्तर पर, जिनकी संविदा सपोर्ट स्टाफ कहलाता था, वो आज भी वो लोग लड़ते हैं, उसको भी इन्हें आउटसोर्स कर दिया है। और छोटे छोटे तमाम सारे विभागों में इस तरीके के कर्मचारी जो विभाग से वेतन लेते थे, उन्हें भी आउटसोर्स किया गया है। जैसे कि शिक्षा विभाग के मॉडल स्कूलों में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, जो उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता था, उनको भी आउटसोर्स में किया है। यानी ये आउटसोर्स को में ये करने की इन्हें शुरुआत की कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये तमाम सारे अस्थायी कर्मचारी उन्हें को वो आउटसोर्स में लेके आएंगे। अब चूंकि अस्थायी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कैडर है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा, जो सारे विभागों में काम करता है, और ये सब अस्थायी कर्मचारी है। कौन कौन है अस्थायी कर्मचारी? आप हम शुरुआत करते हैं पंचायतों से। आप पंचायतों के अंदर जाइए तो जो पंचायतों के अंदर चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर है, जो नल जल योजना का संचालन करते हैं, घर घर पानी पहुंचाते हैं, सफाई कर्मचारी है, भ्रक्त हैं, मनरेगा के अंदर मनरेगा का काम कराने वाले रोजगार सहायक हैं, पेशा मोबिलाइजर हैं, ये सब पंचायतों के अस्थायी कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा ही वेतन मिलता है। सरकार ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा है, ये अस्थायी कर्मचारी है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में एक बड़ा कैडर है अतिथि शिक्षकों का, वो भी अस्थायी कर्मचारी है। सरकार पैसा देती है, कुछ ठेकेदार के कर्मचारी नहीं है। तो अतिथि शिक्षक भी एक अस्थायी कर्मचारी है। उसी शिक्षा विभाग के अंदर अंशकालीन कर्मचारी है, वो भी अस्थायी कर्मचारी है। उसी शिक्षा विभाग में एसएमडीसी से रखे गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो भी अस्थायी कर्मचारी है। छात्रावासों में बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, बड़ी संख्या में, जो लाखों में है। इसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, तो ये तो सारे के सारे अब नियमित हो जाएंगे सरकार के निर्णय के अनुसार। और अखबारों में, मीडिया में जो खबरें आई हैं जिस तरीके की, अब जो अस्थायी कैडर था वो स्थायी कैडर हो जाएगा। उन खबरों का अगर के अनुसार अगर अपना बात करें तो ये सारे नियमित हो जाना चाहिए। और अगर ये नियमित होते हैं तो सरकार अभी तक चुप नहीं बैठती, अभी तक बहुत बड़े स्तर पर ढिंढोरा पीटा जा चुका होता। लेकिन ये नियमित नहीं होने वाले हैं। इसी तरीके के ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार है, वो भी एक अस्थायी कैडर है, अस्थायी कर्मचारी है। तो क्या वो नियमित हो रहे हैं? नहीं हो रहे। आशा वर्कर है, वो भी अस्थायी कैडर है, क्या वो नियमित हो रही है? नहीं हो रही। आंगनबाड़ी सहायिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो भी अस्थायी कैडर है, क्या नियमित हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये वो लोग हैं जो सरकारी मद से पैसा लेते हैं, अस्थायी कर्मचारी का दर्जा इनको हासिल है। वन विभाग में, फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में सुरक्षा श्रमिक हैं, दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी हैं, वो भी सब अस्थायी कर्मचारी हैं। क्या ये सब स्थायी हो रहे हैं? नहीं
हो रहे। अगर हो रहे होते तो अभी तक तो पता नहीं कितना बड़ा सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा कर दिया गया होता, कितने बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में आ चुके होते, चैनलों में रिपोर्टिंगें चल रही होती, विज्ञापन चल रहे होते, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया जा रहा होता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो पूरा अस्थायी कैडर है जो नगरीय निकाय में है, जो कोऑपरेटिव में है, फॉरेस्ट में है, शिक्षा विभाग में है, पंचायतों में है, ये सब जगह है, स्वास्थ्य विभाग में भी है। तो ये सब नियमित हो जाना चाहिए कायदे से कैबिनेट के फैसले के बाद, लेकिन कोई नियमित नहीं हो रहा है। तो इनका करेंगे क्या, ये भी एक सवाल है। और हम तमाम सारे हमारे साथी 2 दिन से लगातार इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों के जवाब कायदे से वो सवाल सरकार से पूछे जाना चाहिए। आप लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। आपके पास ऐसे मौके होते हैं, जैसे कल न्यूज़ 24 में डिबेट चल रही थी, सब लोगों ने सुनी, देखी, लेकिन उस डिबेट के दौरान भी आप कमेंट नहीं कर पाए अपने बारे में। क्या नहीं करना चाहिए? ये वो माध्यम है जिनके जरिए आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, हमसे जिनका जवाब चाहते हैं, वो सवाल आपको सरकार से भी करना चाहिए। और सरकार से वो सवाल कहां कर सकते हैं? मीडिया के माध्यम से। मुख्यमंत्री जब कोई भाषण दे रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, तो उनको सोशल मीडिया पे आप कमेंट कीजिए, नहीं करते हैं। आपके पक्ष में जो डिबेट हो रही है उसमें कमेंट कीजिए, नहीं करते हैं। तो आपको अपने प्रति भी अब जागरूक होना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने सिर्फ जो है एक प्रोपेगेंडा किया, और प्रोपेगेंडा इसलिए किया कि हम लोगों ने जो प्रचार अभियान चलाया, हम लोगों ने जो वातावरण बनाया, उस वातावरण से सरकार की बदनामी हो रही थी। हम लगातार एक बात कहते थे कि ये सरकार है जो अपने ही विभाग के अंदर 2000, 3000, 5000 रुपए में काम करा रही है। किस किस से भाई, चाहे वो स्कूलों की मध्याह्न भोजन की रसोइया हों, वो भी अस्थायी कर्मचारी है, सरकारी उनको पैसा देती है। उनसे पंचायतों के चौकीदार से, अंशकालीन से, ये तमाम सारे कर्मचारी हैं जिनसे बहुत कम पैसे में काम करा रही है सरकार। तो सरकार की बदनामी हो रही थी कि ये अस्थायी कर्मचारी है। तो उनने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया कि ये अस्थायी कर्मचारी थे, सब स्थायी कर्मचारी हो गए, लेकिन हुआ कोई नहीं। अभी तक कोई आदेश नहीं आया। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में जब 3 श्रम कानूनों को खत्म किया गया था, उनमें संशोधन किया गया था विधानसभा के अंदर, तब बहुत बड़ी खबर बनी थी, बहुत बड़ी खबर बनी कि अब मध्य प्रदेश के मजदूरों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, खूब खबर बनी। हमने चूंकि कुछ कांग्रेस के विधायकों को से इस मुद्दे पर कि जो श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं वो लोगों के लिए, हमारे मेहनत कश के लिए नुकसानदेह है, तो डिबेट भी करवाई, स्थगन भी आया और बड़े स्तर पर चर्चा हुई। आपने इस फेसबुक पेज पर जुड़ी होगी। हम शुरू से ही उसको कह रहे थे कि ये बहुत खतरनाक चीज होने वाली है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भी। उस समय भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उसके बाद सरकार शांत हो गई, ठीक वैसे ही जैसे कैबिनेट के निर्णय के बाद शांत हो गई है। तो ये जो सरकार का रवैया है कि अपने मतलब की खबर बनवाओ, लोगों में भ्रम पैदा करो, जनता को ये बताओ कि हमारी सरकार सबके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वाला जो निर्णय है सरकार के, वो निर्णय हम तमाम सारे लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन उस कैबिनेट के निर्णय से और उससे पहले जो एमपीवी के बारे में जो कैबिनेट में जो निर्णय हुआ था, 51,000 पद स्वीकृत करने वाला, और कल जो अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का जो फैसला हुआ 2 दिन पहले, ये दोनों फैसलों को आप गौर से देखिए। ये दोनों फैसले क्या कह रहे हैं? ये दोनों फैसले दरअसल किसी कर्मचारी के हित में नहीं है। जो एमपीवी का फैसला हुआ था, जिसको प्रचारित किया गया कि 51,000 पद स्वीकृत हुए हैं, उन पर अभी भर्ती कितनी हुई मालूम है? 1,000 के करीब भर्ती हुई है। जो रविंद्र भवन में एक बड़ा प्रोग्राम करके नियुक्ति पत्र दिए गए थे, वही एक जानकारी है।
लेकिन उसी दिन एक फैसला उसी के साथ हुआ था कि 23,000 पदों को खत्म किया गया था। वो पद कौन से थे, कभी सोचा आपने? तो वो जो निर्णय था वो दरअसल 23,500 पद खत्म करने का निर्णय था। वो पद स्वीकृत थे एमपीवी के अंदर लंबे समय से, जब पूर्व की सरकारों ने कहा कि इस तरीके के कर्मचारी होने चाहिए। कौन से कर्मचारी? ड्राइवर है, भृत्य है, सफाई कर्मी है, माली है, और इस तरीके के जो चतुर्श्रेणी के पद थे, जो स्वीकृत पद थे कि ये कर्मचारी इस विभाग में होना ही चाहिए, लेकिन वो पदों को खत्म कर दिया था। दरअसल 23,500 पद खत्म किए गए थे। परसों की कैबिनेट बैठक का जो निर्णय है वो भी निर्णय ऐसा ही है। दरअसल इन्होंने जो अभी तक दैनिक वेतनभोगी, कंटिजेंसी, स्थायी कर्मी, इस तरीके के जो पद थे जिन पर नियुक्तियां हो जाती थी, और ये नियुक्तियां आउटसोर्स से थोड़ा बेहतर थी, दैनिक मतलब न्यूनतम वेतन मिलता था, सरकार खुद पैसा देती थी, ये थोड़ा बेहतर थी मतलब आउटसोर्स से। इन सारे पदों को खत्म कर दिया गया। एक मोटे अनुमान के तहत लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख पद हैं जो इन पर ये लोग काम करते हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, तो इन पदों को इनने खत्म कर दिया। निर्णय यही हुआ है कि इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे जैसे रिटायर होंगे वो पद डेड होते हुए चले जाएंगे। यानी इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो नियमित नहीं होंगे। ये उस निर्णय कैबिनेट के निर्णय में छुपी मंशा थी सरकार की, यानी 1.5 लाख पद इन्होंने ये खत्म किए हैं। ये उस बैठक का पूरा फैसला था। अब आते हैं एक और उसमें मुद्दे पर, और वो मुद्दा है कि जैसे कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये स्वीकार किया कि अब मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में 3 कैडर रहेंगे। 3 कैडर कौन से? नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी, ये 3 कैडर रहेंगे। बाकी जो काम कर रहे हैं अंशकालीन है, वो करते रहेंगे, दैनिक वेतनभोगी करते रहेंगे वगैरह वगैरह, और जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे इन पदों को वो खत्म करते चले जाएंगे। तो अब ये 3 कैडर रहेंगे। इसमें जो हम लोगों के लिए जो ठीक ठीक बात है, जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है कि पहली बार सरकार ने ये स्वीकार किया कि सरकारी विभागों में एक और कैडर है जो आउटसोर्स का कैडर है। अभी तक कोई सरकारी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वो आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों का कैडर है, लेकिन पहली बार स्वीकार किया गया है। कल मनीष रस्तोगी जी ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही कि अब हमारे यहाँ 3 कैडर है, आउटसोर्स कर्मचारियों का कैडर है। यानी कि ये जो पूरी लड़ाई चली अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की, जो संघर्ष हुआ, उसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को अस्थायी कर्मचारियों की दैनिक स्थिति और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और जिस कारण से आज सरकार के मंत्री और अधिकारी भी आकर इसी शब्द पे अटक रहे हैं, इसके आगे वो बोल नहीं पा रहे। आउटसोर्स कर्मचारी के कैडर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जब आउटसोर्स कर्मचारियों का इन्हें कैडर स्वीकार कर लिया है, तब आपकी भूमिका शुरू होती है। भले ही मनीष रस्तोगी ने यह कहा कि ये कैडर है लेकिन हमारा नहीं है, ठेकेदार का कैडर है। अब अपन इसको तर्क के साथ संघर्ष के जरिए ये साबित करेंगे कि भाई हम किसी ठेकेदार के कारखाने में काम नहीं करते, हम सरकार के दफ्तर में सरकार का काम करते हैं, इसलिए हम कैडर भी सरकार का है। आपको अब उस बीच वाले को भगाना है, किसको? वो ठेकेदार को, कंपनी को। यानी हमारे अब लड़ाई का रास्ता खुला है, और हम एक व्यापक एकता के साथ, यदि ईमानदारी से, तर्कों के साथ, एकजुटता के साथ अगर संघर्ष में आ जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग जो उस कैडर को, एक कैडर है आउटसोर्स का जिसे वो बाहर का मान रहे हैं, उसे हम अंदर का कैडर बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, बशर्ते आप लोग चाहें। तो ये एक पॉजिटिव चीज आई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए।
और अस्थायी कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि अब जिस सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि भाई हम अस्थायी कर्मचारी है, जिन्हें स्थायी करने का आपने बात निर्णय लिया है, अब हमको स्थायी करिए। अब वो अस्थायी कर्मचारी कौन से हैं? स्कूलों के अंशकालीन अंशकालीन कर्मचारी है, एसएफबीसी के चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, पंचायतों के कर्मचारी है, अतिथि शिक्षक हैं, आशा वर्कर हैं, कोटवार हैं, ये सारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इन्हें अब अपनी लड़ाई की दिशा बदलनी पड़ेगी और इन्हें अकेले अकेले नहीं, इन्हें अब मिलकर लड़ना पड़ेगा और सरकार से यह सवाल करना पड़ेगा कि आपकी कैबिनेट का फैसला है, इस फैसले में आपने बता दिया है कि हमने सारे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे दिया है, तो अब हमको भी दीजिए, हम भी तो अस्थायी कर्मचारी हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा, यानी आपके बोलने का रास्ता खुला है, खुल गया है। और आप पहले की तरह 10 साल 15 साल से जब आप अकेले जो घूम रहे थे भोपाल में, कभी इस मंत्री के बंगले पे, कभी इस नेता के बंगले पे, कभी इस विधायक के यहाँ, कभी उस विधायक के यहाँ, कहीं इस पार्टी में, कहीं उस पार्टी में, जो घूम रहे थे, जिससे आप कुछ नहीं हासिल कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, इस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। अब जब तक आप इस मानसिकता को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके साथ, आपके पक्ष में कोई निर्णय होने वाला नहीं है, आपके पक्ष में सही दिशा में सही लड़ाई होने वाली नहीं है। और लड़ना चाहिए मिलके। भाई अस्थायी कर्मचारी तो अतिथि शिक्षक भी है और कोटवार भी है, अंशकालीन भी है, पंचायतों का कर्मचारी है, रोजगार सहायक भी है, पेशा मोबिलाइजर भी है, सारे के सारे अस्थायी कर्मचारी है, कोटवार भी। तो भाई मिलके लड़ने में क्या दिक्कत है? एक साथ आकर आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो आवाज दूर तक जाएगी और उसका जवाब देना पड़ेगा। अकेले अकेले पूछोगे तो कौन सुनने वाला है? इसमें जो सरकार सिर्फ अपनी बात कहकर गायब हो जाती है, हेडिंग बनवा देती है, न्यूज बनवाती है, वो आपकी बात सुनेगी? अकेले अकेले नहीं सुनेगी। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे मैं हूं, मैं अगर सड़क पर खड़े होकर अकेले चिल्लाऊं क्या मैं नियमित करो, पंचायत कर्मचारियों को नियमित करो, अंशकालीन को नियमित करो, आउटसोर्स को नियमित करो, अगर मैं सड़क पे किनारे खड़े होकर अकेला चिल्लाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझसे? यार ये तो पागल है, चिल्ला रहा है। यही कहेंगे ना, आप लोग भी कहेंगे तो पागल है, बेवकूफ है जो चिल्ला रहा है। लेकिन जब उसी सड़क के किनारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग एक स्वर से कहेंगे कि न्यूनतम वेतन दो, नियमित करो, स्थायी करो, तब क्या होगा? तब लोग खड़े होकर सुनेंगे, मीडिया वाले खबर बनाएंगे, आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। यही संगठन होता है। मध्य प्रदेश में हुआ क्या कि ये सरकार 20 साल से लगातार आप लोगों के साथ अन्याय करती रही। क्यों करती रही? क्योंकि आप अकेले अकेले बोलते रहे और सरकार आपको बेवकूफ समझती रही। अभी भी ये मानसिकता है, जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों में कोई शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर अलग जाएंगे, बल्लभ भवन के कंप्यूटर ऑपरेटर अलग से लड़ेंगे, ड्राइवर अलग से लड़ेंगे, स्वास्थ्य विभाग के लोग अलग से अपनी बात करेंगे। अरे भाई क्यों? जब तुम सब आउटसोर्स कर्मचारी हो, आपकी मांग एक है कि भाई हमारी नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन दो, तो भाई मिलके तो ये बात कर सकते हो। व्यावसायिक शिक्षक हैं वो अलग से लड़ेंगे। अब व्यावसायिक शिक्षकों का भी एक कैडर है शिक्षा विभाग में, जो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देता है, महत्वपूर्ण कैडर है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वो भी अपने अलग अलग बोले हम तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनके दिमाग में ये है कि साहब हम सबसे ज्यादा योग्य हैं, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उस स्कूल के अंदर भी जो और मास्टर हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो भाई हम उन चपरासियों के साथ क्यों जाएंगे, उन कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ क्यों बोले? ये तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारी, ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, आपने सुना हो, आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ कोई धन्ना सेठ नहीं खड़ा हुआ था, कोई व्यापारी बनिया खड़ा नहीं हुआ था। तो खड़ा कौन हुआ था? मजदूर वर्ग, दलित, आदिवासी, जो सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार था, गरीब गुरबा, जिसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे, वो लोग गांधी जी के साथ खड़े हुए थे। धन्ना सेठ तो उस समय भी सोचते थे हाँ ठीक है, अंग्रेजों की सरकार बढ़िया है, क्या करना है अपन को, ठीक है, आजाद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, अपना तो चल रहा है। उस समय भी वो सोचते थे। आज भी ये जो थोड़ा संपन्न वर्ग है वो आज भी ये सोच रहा है।
लेकिन आपको उस कमजोर वर्ग के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और सबके साथ सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा है, ये आप लोगों को सबको पता है। और हमने जो अपना ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा बनाकर ये सबको बता दिया है कि भाई आप पंचायतों में 3000 में काम करा रहे हैं, अंशकालीन छात्रा स्कूल और छात्रावास में 5000 में काम करा रहे हो, तो ये छोटे लोग हैं और लड़ाई छोटे लोग ही लड़ते हैं और वो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और ईमानदारी से लड़ते हैं। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब वो लड़ेंगे, वो जीतेंगे, तो जीत की शुरुआत होती है, आप सब लोग भी जीतेंगे। तो साथियों, सरकार अपना काम समय समय पर करती रहती है। वो अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरीके के निर्णय लेती है और खबरें बनवाती है, हेडिंग बनवाती है, डिबेट कराती है, चैनलों में चलता है। सरकार का काम पूरा आपको मिले या न मिले, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में आपने जो केंद्र सरकार ने जो सारे श्रम कानूनों को खत्म करके जो लेबर कोड लागू किए हैं, हमारे श्रम मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे कि अब पूरे देश के अंदर एक समान न्यूनतम वेतन होगा, एक समान न्यूनतम, वो फ्लोर वेज तय करेंगे। यही कह रहे थे, आपने सुना होगा, हमारे पेज पे पड़ा हुआ उनका भाषण। लेबर कोड खत्म करने के बाद जो फ्लोर वेज तय होना है, वो फ्लोर वेज कितना है मालूम है? मैंने इधर उधर से भी हमने जानकारी जुटाई और भी पूछा, 178 रुपए प्रतिदिन फ्लोर वेज है, यानी 4628 रुपए महीना न्यूनतम वेतन मिलने वाला है मेहनत कश को, कारखाने का हो या कहीं का भी हो। ये सच्चाई है लेबर कोड की, जिसका समर्थन इसी मध्य प्रदेश के तमाम सारे लोग कर रहे हैं, तमाम सारे नेता कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ, राज्य कर्मचारी संघ जैसे संगठन भी कर रहे हैं। तो आप जा कहां रहे हैं, ये भी सवाल उठता है कि सरकार आपको ले जाना कहां चाह रही है। कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना कि आखिर ये सरकार मेहनत कश के साथ ऐसा क्यों करने जा रही है। अभी मनरेगा, जो गांव के गरीब को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो उसका नाम भी बदला, नाम बदला तो ठीक है, लेकिन उस मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने, मजदूरी बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का निर्णय लेने की जरूरत थी सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको जो काम की गारंटी थी उसको खत्म कर दिया। ये पूरे संपूर्ण मजदूर वर्ग को ये सरकार पूंजीपतियों का, जमींदारों का, सामंतों का, धन्ना सेठों का गुलाम बनाना चाहती है। उन्हें सस्ते मजदूरों के रूप में उपलब्ध कराना चाहती है आप लोगों को। और वो चाहते हैं, जो कंपनियां हैं, जो जमींदार हैं, वो चाहते हैं कि उनको कम से कम पैसे में मजदूर मिले, जो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करें। ठीक वैसे ही, कैसे, जैसे मुगलिया काल में लोग काम करते थे, जैसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान काम करते थे। आपको पता है मुगलिया काल में क्या होता था, और ये सरकार भी सोचती है। सरकार का सोच भी यही है। सरकार मालूम है क्या सोचती है? सरकार सोचती है ये जो मजदूर वर्ग है, ये जो काम करने वाला तबका है, इसने वाला मुगलों के लिए बड़े बड़े लाल किले बना दिए, बड़े बड़े महल बना दिए, हवेलियां बना दी, कोठियां बना दी। किसके लिए? मुगलों के लिए। तब तो इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता था, तब तो इनको कोई सुविधा नहीं थी। जब ये मुगलों के लिए बगैर न्यूनतम वेतन के, बगैर सारी सुविधाओं के महल बना सकते हैं, किले बना सकते हैं, कोठियां बना सकते हैं, हवेलियां बना सकते हैं, तो भाई हम तो हिंदुओं की सरकार है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बना सकते? ये सरकार का सोच है। और मुगल काल में मुगल काल को सबसे मजदूरों के शोषण के काल के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। बड़े बड़े महल बनते थे, किले बनते थे, वहां मजदूर काम करते करते मर जाता था, तो जो उनके गड्ढे खुदते थे, गड्ढों में उनको दबा दिया जाता था, जिसे आप दफनाना कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। जो मुगल काल में होता था। अंग्रेजों के हुकूमत आते आते, अंग्रेजों का काल आते आते थोड़ा उसमें सुधार हुआ कि उनको जलाने भी लगे जो हिंदू थे। ये सरकार भी यही सोच रही है कि जब ये अंग्रेजों के लिए, मुगलों के लिए फ्री में काम कर सकते, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते?
और ये सरकार फ्री में काम कराने की तैयारी कर रही है। ये जो फ्लोर बेज की सच्चाई है वो वही है, और सरकार भी ठीक वही काम कर रही है कि जैसे सेंट्रल विस्टा के नाम पे एक पार्लियामेंट बनाई 1 लाख करोड़ खर्च कर। क्या आपने कभी पूछा कि आपने 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके एक महल बनवाया दिल्ली में, उसमें क्या 10 लोगों को नौकरी मिली? क्या आपने वहां 100 सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी? क्या जवाब होगा, नहीं दी, बनवा लिया। और ऐसे ही तमाम सारे आलीशान निर्माण हो रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, ठीक उसी तरीके से जैसे मुगलों ने कराए थे, बगैर किसी सुविधाएं देकर। तो ये सरकार जो आपको सुविधाएं मिल रही थी उनको छीनकर आपको एक अधिकार विहीन लाभार्थी बनाकर खत्म कर देना चाहती है। और जिसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई थी। आपको याद हो कि वो कोरोना का समय हिंदुस्तान के मेहनत कशों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वाला समय था, जब इसी सरकार ने ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी, सारे साधन बंद कर दिए और कह दिया कि जाओ अपने घर। कैसे जाएंगे? पैदल पैदल गए थे हजारों किलोमीटर तक। कोई संवेदनशील सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले सकती थी जैसा इस देश की हमारी मोदी जी की सरकार ने लिया था उस वक्त। क्या कोई ये नहीं सोच सकता था कि सूरत में रहने वाला मजदूर अपने बिहार में अपने घर कैसे पहुंचेगा? भाई, आपको कोरोना के समय कर्फ्यू लगाना था तो आप पहले सब लोगों को उनके घर भेज दे, कारखानों के मालिकों से कहते इनकी व्यवस्था कीजिए, तब आपको कर्फ्यू लगाना चाहिए था, गाड़ियां बंद करनी चाहिए थी, ट्रेनें बंद करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकार के अंदर जो मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। और इसीलिए ये सारे प्रयोग आपके ऊपर ही किए जा रहे हैं, मेहनत कश के ऊपर किए जा रहे हैं, कामगार वर्ग के ऊपर किए जा रहे हैं। सरकार हुकूमत किस पर करती है? सरकार हुकूमत कमजोर पर करती है, ताकतवर पर नहीं करती। ये सरकार अदानी अंबानी पर शासन थोड़ी कर रही है, करेगी। टाटा, बिरला, डालमिया, मफतलाल, इन पे शासन थोड़ी करेगी, कर ही नहीं सकती, तो वो इनके बाप हैं। तो इसे शासन करना है। शासन किसके ऊपर किया जाता है? कमजोर के ऊपर। दबाया किसको जाता है? गरीब को। इसलिए सरकार की ये स्पष्ट नीति है कि समाज को जितना कमजोर कर सकते हैं, कमजोर करके रख सकते हैं, रखिए। और कमजोर कैसे रखा जा सकता है? कि उसको आर्थिक संसाधनों से मत जोड़िए, उसे आर्थिक रूप से ताकतवर मत बनाइए। वो आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा तो अपने आप कमजोर रहेगा और आप उस पर हुकूमत करते रहेंगे। और आप देख रहे होंगे चैनलों वगैरह में सब जगह आए दिन कहीं यहाँ कहीं वहां किसी के घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर जा रहा है, कहीं किसी को उजाड़ा जा रहा है, कि जंगल काटा जा रहा है, सब कुछ चल रहा है। यानी पूरे समाज को, खास करके जो दलित, आदिवासी, ओबीसी या सामान्य वर्ग का जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब है, उसको पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। जो सरकार के हाल के फैसले हैं वो फैसले इसी कड़ी का हिस्सा है। सरकार तय कर चुकी है कि उसे आर्थिक रूप से संपन्न नागरिक नहीं चाहिए, उसे अधिकार संपन्न मजदूर नहीं चाहिए, उसे अधिकार विहीन नागरिकों का, अधिकार विहीन लाभार्थियों का झुंड चाहिए, जिससे हम चुनाव के समय 1000-2000 रुपए देकर उससे वोट खरीद लें। और इसलिए आपके जीवन में यदि कहीं कभी कोई बदलाव आ सकता है तो आपके जीवन में बदलाव तभी आ सकता है जब आप इस राजनीति को समझें। एक बात आपने और इस पूरे घटनाक्रम में देखी होगी कि आपके बारे में जितने भी फैसले हुए हैं, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभाओं तक, सरकारों की कैबिनेट में, ये फैसले किसने किए? सरकार ने। सरकार किसकी है? राजनीतिक पार्टी की। यानी वो फैसला भी राजनीतिक है। चाहे वो 4 श्रम कानून को खत्म करने वाला फैसला हो, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने लिया है, मोदी सरकार का है कि बीजेपी की, बीजेपी क्या है? राजनीतिक पार्टी, तो वो राजनीतिक फैसला हुआ ना। मोहन यादव की सरकार ने जो फैसला लिया है, मोहन यादव की सरकार किसकी है? बीजेपी की, यानी वो बीजेपी का फैसला है। यानी एक राजनीतिक फैसला है वो, जो आपके बारे में किए गए हैं।
अब इन राजनीतिक फैसलों का जवाब देने के लिए आपके अंदर एक राजनीतिक समझ होनी चाहिए। आपको अपनी राजनीति करने के लिए आगे आना चाहिए। राजनीति से यदि परहेज करेंगे, राजनीति से अगर दूर रहने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे कुछ लोग कह देते हैं कि साहब हमें राजनीति नहीं करना। अरे हमें राजनीति नहीं करना, लेकिन हमें अपनी राजनीति को तो आगे बढ़ाना है ना, हमें राजनीति को समझना तो है। यदि हम अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे बारे में फैसले कैसे होंगे। तो साथियों, ये हाल फिलहाल में जितना जो कुछ भी हुआ है, फ्लोरवेज की सच्चाई हमने बता दी। आने वाले दिनों में न्यूनतम वेतन भी कम होने वाला है। कोई अस्थायी कर्मचारी स्थायी नहीं बना है, नियमित नहीं हुआ है। सरकार कुछ बड़ा खेल करने वाली है, जिसकी शुरुआत वो पिछले शीतकालीन सत्र, मतलब पिछले विधानसभा सत्र में 3 श्रम कानूनों को खत्म करके कर चुकी है। जो लेबर कोड खत्म किए गए, श्रम कानूनों को केंद्र सरकार ने खत्म करके लेबर कोड बनाया, ये उसी का ये सब एक ही निर्णय के हिस्से हैं। यानी आने वाला समय मेहनत कश के लिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का मेहनत कश हो, सरकारी सेक्टर का हो या निजी क्षेत्र का हो, उसके लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। एक ही रास्ता है और वो रास्ता है संघर्ष का रास्ता, मिलकर लड़ने का रास्ता। हमें उम्मीद है कि जितना भी मध्य प्रदेश का अस्थायी कर्मचारी है, चाहे वो अतिथि शिक्षक है, चाहे वो कोटवार है, आशा वर्कर है, अंशकालीन है, ग्राम पंचायतों के हैं, मनरेगा के हैं, रोजगार सहायक है, पेशा मोबिलाइजर, ये जितने भी हैं, चाहे वो फॉरेस्ट के, वन सुरक्षा श्रमिक हैं, ये सबको एक साथ एक मंच पर, कामगार क्रांति मंच पर आकर लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन एक मंच पर आकर भोपाल में खड़े होकर इनने ये पूछ लिया कि भाई हम अस्थायी कर्मचारी है, हमको तो स्थायी नहीं किया आपने, उस दिन ये सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगी, नंगी हो जाएगी और उसे आपके साथ न्याय करना पड़ेगा। इसी तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी पूरे डिपार्टमेंट, सारे विभागों के, उन्हें आकर ये कहना पड़ेगा कि हम कैडर हैं सरकारी विभागों का, उस सरकारी विभाग में हमें हमारा अधिकार दीजिए, तभी आपके साथ न्याय होगा और सरकार भी आपकी सुनेगी। इसलिए एक ही रास्ता है, एक साथ आओ, मिलकर लड़ो, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। आप सब लोग इस पेज को अधिक से अधिक लोगों से कहें कि इसको फॉलो करें और इस चर्चा को भी शेयर करें। मीडिया सरकार का काम कर रही है, हमें अपना काम करना पड़ेगा, हमें अपना मीडिया भी तैयार करना पड़ेगा जो आप लोगों को सच बताए, आप तक सही जानकारियां दे। और सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। हम लोग भी चाहें तो इसका सही उपयोग कर मध्य प्रदेश में हलचल पैदा कर सकते हैं, अपने साथ न्याय करा सकते हैं। नमस्कार।